हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लिटरेचर के बारे में। MSD 05 यानी कि अगर MA में अगर खास करके इग्नू में कर रहे हैं तो एक आपका जो सेकेंड ईयर का विषय होता है MSD 05, ठीक है। तो उस पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या है? साहित्य सिद्धांत और समालोचना। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो किस तरह से उस क्वेश्चन को किया जाता है, उसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे आपका, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स भी मिले और आपका जो भी उत्तर लेखन शैली है, ठीक है, उसमें आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। काफ़ी सारा प्रश्न भी यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 2 जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है प्रश्न आपका कि रस निष्पत्ति के संबंध में भारतीय आचार्यों के विचारों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भी रस निष्पत्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें उत्तर आपको इस तरह से स्टार्ट करना है कि रस निष्पत्ति की प्रथम आख्यादाता जो है भरत मुनि है। मतलब किसको माना जाता है? सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में ये मत दिया था। उनका मत है क्या? विभावनुभाव व्यभ्याचारिष्य संयोगा दृश्य निष्पत्ति, ठीक है। संस्कृत में लिखा गया है, काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो आप एक दो बार प्रयास कर लीजिए लिखने का। और बाकी अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो लेकिन जो भी जरी भा है इसमें जो भी मूल रूप से कहा गया है तो वो चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो क्या कहा गया? अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस निष्पत्ति कैसे होगा? तो आपको वहाँ पे विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के जो संयोग से मिलन होता है उसी से निष्पत्ति होता है। निष्पत्ति मतलब किस तरह से उजागर होता है, किस तरह से ये घटित होता है, ठीक है। इस सूत्र में प्रयुक्त जो संयोग है, इस सूत्र कहेंगे, मतलब ये फॉर्मूला जो वहाँ पे आप देख रहे हैं संस्कृत में अभी लंबा वर्ड है, इसमें कितना कुछ कहा गया, तो इसको हम लोग सूत्र वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र में प्रयोग संयोग और निष्पत्ति शब्द जो है विवादास्पद है। विवादा मतलब इस पर काफ़ी विवाद है। प्रवृत्ति जो है संस्कृत आचार्यों ने इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ करके अपने अपने मतों की स्थापना की है। मतलब जो बात के जितने भी संस्कृत आचार्य हुए वो ये शब्द को काफ़ी अपने अपने ढंग से मतलब फिर परिभाषा देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इन आचार्यों में जो नाम है वो भट्टोल जो है, भट्टलो, लहट, शंकुक और भट्टनायक और अभिनव गुप्त के मत है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो क्या क्या नाम बताया मैंने? भट्टलोहट और शंकुक और भट्टनायक और एक अभिनव गुप्त, ठीक है। तो ये सारे नाम आप देख लीजिए, ठीक है। उल्लेखनीय है। भारत जो है कहने का मतलब भारत जी को संयोग जो है, भारत का अर्थ होता है संसर्ग ही, अभिशप्त है। निष्पत्ति शब्द की जो व्याख्या है उन्होंने इस प्रकार की है, भरत मुनि है। तो क्या क्या है वो चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस भांति नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से जो है भोज्य रस्य की जो है, भोज्य यानी कोई भी भोजन होता है ना, रस की जो निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार जो है गुड़ादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से जो होता है सडावधि रस बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर अस्थाई भाव भी जो है रस रूप में प्राप्त होते हैं। आगे चलकर भरत ने अस्थाई भाव जो है कि आस्वादन को रस निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया। भाव और रस के संबंध पर विचार करके भी वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि रस और भाव एक दूसरे पर आश्रित है। तो क्या पहुँचे भरत मुनि जी कि दोनों एक दूसरे पर, रस और भाव जो है एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। रस जैसे होगा भाव वैसा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लिए भट्ट लोलट का जो मत है, ठीक है, प्रवृत्ति जितने भी आचार हो गया संस्कृत के ना भरत मुनि के बाद, तो उन्हीं में से इनका मत है। तो इन्होंने क्या कहा है तो रस के बारे में, तो रस निष्पत्ति के बारे में तो देखिए, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद ये सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया। तो मैं आपका जैसे कि अब एग्ज़ाम जो होता है आपका, तो वहाँ पे टिप्पणी करने के लिए भी आता है ना क्वेश्चंस, आपका टिप्पणी करने के लिए आता है कि भट्टोलट का जो मत है उत्पत्तिवाद पर टिप्पणी कीजिए या आरोपवाद पर टिप्पणी कीजिए या उत्पत्तिवाद पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह से जो टिप्पणी करना है तो ये क्वेश्चन आपका उसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक छोटा वाला टिप्पणी वाला, तो छोटा वाला टिप्पणी बीच से कहीं भी आ सकता है, तो ये वाला वहाँ पे आपका आ जाएगा। तो बढ़िया से आप देखिएगा क्या है, भट्टलोलट जो है वो प्रयुक्त भरत सूत्र के जो है प्रथम आख्यादाता माने जाता है। यानी कि जो भरत मुनि ने जो भी व्याख्या किए थे
उनका सबसे सर्वप्रथम जो है इन्होंने फिर से अपनी तरह से व्याख्या की है। इनके अनुसार जो है रस मूलतः दो अनुकारी में ही रहता है, अनुकर्ता यानी नट और अनुकारी का स्वयं पर आरोप करके उसके भावों का अभिनय करता है। यानी यहाँ पे जो नट रूप में जो बताया गया उसमें क्या कहा गया है कि जो अनुकारी का जो होता है स्वयं पर आरोप करके मतलब खुद पर उसके भावों का अभिनय करता है। सामाजिक भी अनुकर्ता पर अनुकारी का आरोप करके अभिनय के कारण चमत्कृत होकर रस जो है प्राप्त करते हैं। इसलिए जो भट्टो जो है लट के मत को आरोपवाद भी करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे आरोपवाद करने का जो यहाँ पे दिखाया गया ना, इसीलिए अब यहाँ पे इसकी कुछ विशेषता देख लीजिए कि इनका जो मत है आरोपवाद, इसकी क्या विशेषता है। तो पहला तो आप देख लेंगे कि यहाँ रस को अनुकार्यगत मानने का आशय है। ये मतलब कि इन्होंने रस को अनुकार्यगत माना है, पहला विशेषता हो गया। तो इसमें अनुकार्यगत मतलब क्या हो गया, तो अनुकार्यगत मानने का आशय यह है कि काव्य और नाट्य जो है सौंदर्य का प्रत्यक्ष संबंध मूल पात्र के भावों के साथ है, यानी कि जो भी पात्र है वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंध है दोनों का। चूँकि मूल पात्र के भाव तथा उनसे जो प्रेरित कार्य से ही काव्य या जो होता है नाट्य की जो विषय वस्तु का निर्माण होता है। अतः जो सिद्ध होता है कि काव्य अथवा नाट्य का जो है मूल सौंदर्य उसकी विषय वस्तु में ही निहित रहता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गया कि जो भट्ट लोलट है उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी जो काव्य है, ठीक है, या नाट्य है का जो मूल्य सौंदर्य होता है, उनमें जो मुख्य रूप से सुंदरता होता है, आंतरिक सुंदरता होता है, उसकी विषय वस्तु में निहित हो रहता है। यानी विषय वस्तु कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी उसका डिसाइड होता है ना। तो कैसे होता है उसको अच्छा से और भी बाद में क्लियर, जैसे जैसे और भी संस्कृत आचार आए ना, तो उन्होंने अपने अपने दृष्टि से भी यहाँ पे कोशिश किया है, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो चलिए, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि भट्ट लोलट है, रस की जो स्थिति है ऐतिहासिक दुष्यंत जो है शकुंतला में ही मानते हैं। यानी उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो रस की अच्छी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है दुष्यंत जी का, उस शकुंतला में ही मानते हैं। जो है प्रेक्षक नट नाटी के अभिनय से उनकी कल्पना कर लेता है और जो होता है उसे रस की प्राप्ति होती है। एक प्रकार से जो है इन्होंने जो है ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति मानने का काव्य विषय की महत्ता का प्रतिपादन किया है। यानी कि ये ऐतिहासिक व्यक्तियों से जोड़ दिया है इसको, है ना, काव्य राशि को। अब यहाँ पे तो आपको देखिए मेन पॉइंट है कि जो ये लोलट जी हैं वो किससे मानते हैं, तो ऐतिहासिक विषय से काव्य रस को माने हैं। तो ये पॉइंट आपका पहले मैंने बताया था, अब दूसरा पॉइंट बता दिया। तो अगर इतना डिटेल में भी नहीं लिख पाएंगे तो पॉइंट वाइज भी एक एक पॉइंट करके आप लिख देंगे, तो 3-4 पॉइंट भी आप लिख दोगे और बाकी तो आप वर्णन करने तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो भी शब्द सीमा है उतने में आप आंसर भी लिख लोगे, ठीक है। तो लोलट की इस मत की जो सीमा यह है, यानी सीमा मतलब इसमें क्या खामियां हैं, तो यह है कि वे ऐतिहासिक व्यक्ति और कवि द्वारा अंकित व्यक्तियों का अंतर स्पष्ट नहीं कर सके। यानी कि जो ऐतिहासिक व्यक्ति है और कोई कवि है द्वारा जो भी व्यक्ति को अंकित किया जा रहा है उनमें अंतर नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें जो है कल्पित घटना वाली रचनाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यानी केवल ऐतिहासिकता को ही महत्व दे दिया और जो कल्पनाओं से जो रचनाएं की जा सकती है उसकी कोई यहाँ पे मतलब स्थान ही नहीं है। इसीलिए जो है जो लोलट जी हैं इनकी जो सीमाएं हैं इसमें ये मतलब कमियां जो बाद की जो उन्होंने सुधारने का प्रयास भी किया। तो चलिए हम लोग आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शंकुक का जो मत है ना, शंकु का उन्होंने क्या दिया है, अनुभूतिवाद, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि अनुभूतिवाद का जो सिद्धांत है किसने दिया, इसका मतलब इस पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए टिप्पणी आप ही कर लीजिए। तो रस सूत्र की जो व्याख्या करने वाले दूसरे आचार्य जो है शंकुक हैं, वो है उन्होंने जो है न्याय दर्शन के अनुमान जो है मतलब न्याय दर्शन को उसने आधार बनाया और परमाणुवाद के सिद्धांत के आधार पर अनुमतिवाद की स्थापना की। भट्ट लोलट का जो विरोध करते हुए उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमति किया, यानी जो निष्पत्ति था कि मतलब किस तरह से होगा उसको अनुमति कर दिया, मिति कर दिया, ठीक है। क्या अर्थात उन्होंने कहा कि रस उत्पन्न नहीं होता,
अनुमिति होता है, यानी कि रस को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अनुमिति होता है। ठीक है, रस की जो मूल स्थिति होता है ना, शंकुक भी है, ऐतिहासिक नायक नाटिका में ही मानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आखिर जो चीज़ लोल्लट जी ने कहा था वैसा ही वो ऐतिहासिक में ही मानते हैं कि रस की उत्पत्ति, हालांकि थोड़ा सा ये बोला कि रस यहाँ पे थोड़ा सा अनुमति से ये कर दिया, निष्पत्ति नहीं माना, लेकिन ये ऐतिहासिक ही मानते कि ऐतिहासिक नायक नायिका से ही ये रस की उत्पत्ति होती है। प्रेक्षक उसके प्रत्यक्ष देखकर आरोप के द्वारा जो है प्राप्त नहीं करते, वरन अनुमान से प्राप्त करना, यानी कि यहाँ पे कोई आरोप नहीं होता है, आरोप नहीं होता है। और आपने लोल्लट ने आरोप लगा के किया था, तो वही चीज़ यहाँ पे ये उसका विरोध में जाकर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे उसके विरोधी विचार में आप शंकु को रख सकते हैं। ठीक है, तो शंकु के जो अनुमितिवाद है का खंडन यह कहकर किया जाता है, यानी कि आखिर कुछ सीमाएं हैं ना, जैसे उसमें भी हम लोग सीमाएं बोले कि जो लोल्लट है उन्होंने किस तरह उसका सीमा था, उसमें कुछ गलतियां था, तो ऐसा ही शंकु के अनुमतिवाद में भी कुछ सीमाएं हैं। तो उसका खंडन इस तरह से बात के मतलब जो भी भाषाविद था उन्होंने क्या किया कि यह कहकर किया कि अनुमान तो वास्तविकता के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि कोई चीज़ अनुमान कब करेंगे लोग, उसकी वास्तविकता के आधार पर। आखिर नॉलेज, उसमें ज्ञान तो चाहिए, रियलिटी तो चाहिए ना। तो चलिए आगे वाला में क्या होता है, एक आता है भोगवाद, है ना, भोगवाद। तो देखिए क्वेश्चन साहब यहाँ पे जैसे जैसे पॉइंट है ना, एक बड़ा क्वेश्चन था इसलिए बड़ा क्वेश्चंस को हालांकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपका एक क्वेश्चंस में 3-4 यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ना, टिप्पणी करने वाला क्वेश्चन ये सब बनता है। ठीक है, तो भट्टनायक का मत, तो भट्टनायक ने क्या जो रस निष्पत्ति के बारे में कहा, उसके लिए उसने भोगवाद सिद्धांत दिया। तो भोगवाद सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए, भट्टनायक के मत पर टिप्पणी कीजिए, जो भी है जो बोलेगा आपको भोगवाद के बारे में लिखना है। और भोगवाद किससे संबंधित है, तो रस निष्पत्ति से। तो चलिए, तो भरत मुनि जो थे कि रस सूत्र की व्याख्या करने वाले जो तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक हैं, इसका जो सिद्धांत भोगवाद कहलाता है। लोल्लट और शंकु तथा जो ध्वनिकार की बात का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि रस का जो है न तो ज्ञान होता है, न उत्पत्ति, न अभिव्यक्ति आदि, रस जो है दूसरे के भाव के साक्षात्कार अथवा ज्ञान से उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पे इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया और बाकी किसी चीज़ को महत्व नहीं दिया। किन्होंने दिया ये चीज़ आपको आप देख रहे हैं भट्टनायक ने। भट्टनायक नाम तो भट्टनायक थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान को ज़्यादा यहाँ पे दिया, साक्षात्कार को। ठीक है, से उत्पन्न होता है। तो जो शोकु से शोक की उत्पत्ति होनी चाहिए, यानी कि बोलता है कि शोक, कोई अगर दुख होता है से शोक उत्पत्ति होनी चाहिए, आनंद की नहीं। पर शोक प्राप्त करने के लिए कोई नाटक क्यों देखेगा अथवा काव्य क्यों पढ़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा उदाहरण भी दिया, क्या, अगर कोई दुखी है, ठीक है, दुख होने के लिए कोई क्या कुछ पढ़ेगा, काव्य पढ़ेगा। अब कोई अगर दुख, अब बहुत खुशी हो, ठीक है, तो दुखी होने के लिए कोई आप कुछ देखते हो, कोई कार्य करते हो, या कोई आप फिल्म हो गया, कोई स्टोरी हो गया, कुछ देखते हो, पढ़ते हो, नहीं, खुशी के लिए करते हो। तो यही चीज़ यहाँ बताया है, आप अगर कुछ करते हो तो वो नॉलेज के लिए करते हो, मे भी उसके साथ में आपका खुशी भी जुड़ा हो, ये मानते हैं, उसको भी मानते हैं, है ना, लेकिन स्पेशली जो है नॉलेज के लिए विशेषकर। तो भट्टनायक ने रस की जो स्थिति न तो नायक नायिका से मानी है और न ही नट नटी में। ठीक है, रस की स्तुति उनने सीधे सहृदय में मानी है। ठीक है, यानी कि आपका हृदय में किसी वहाँ पे मतलब भावनाएं उत्पन्न हो रही है। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियाँ रहती है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। तो यहाँ पे जो है भट्टनायक ने उन्हें क्या बना है, 3 माना है। काव्य में 3 शक्तियाँ होती, क्या, एक अभिधा, भावकत्व और एक भोजकत्व। ठीक है, तो यहाँ पे भट्टनायक जो है ने भारतीय काव्यशास्त्र की जो अति महत्वपूर्ण सिद्धांत साधारणीकरण सिद्धांत को जन्म दिया। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में आपको यही पूछा जा सकता है कि साधारणीकरण सिद्धांत और रस निष्पत्ति के संबंध को बताइए, या रस निष्पत्ति की व्याख्या करने में साधारणीकरण सिद्धांत के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखें भट्टनायक ने भारतीय काव्यशास्त्र की अति महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है साधारणीकरण सिद्धांत को जन्म दिया। भट्टनायक के मत से जो है निष्पत्ति का जो अर्थ हुआ भवंती होना, यानी यहाँ पे उन्होंने जो निष्पत्ति का अर्थ क्या बोला, भावित होना।
ठीक है, मतलब जो हुआ विभावादि के साथ जो संयोग होने से जो अस्थाई भाव भावित होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, यही रस की निष्पत्ति है। तो यहाँ पे रस की क्या निष्पत्ति है, यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे उसका जो है जवाब आपको मिल गया होगा। भट्टनायक के मत का अब यहाँ पे जैसे हर जो भी है काव्य शास्त्री है, उन्होंने जो भी कुछ भी सिद्धांत दिया, उनका कुछ तो सीमाएं हैं जो बाद में हमें पता चलता है। उस समय हालांकि जो उस समय थे भट्टनायक के काल में वो बहुत चर्चित था, लग रहा था और भी कोई सुधार नहीं होगा, लेकिन बाद में उसमें कुछ और भी सुधार किया गया। वो देखेंगे क्या सीमा है। तो भट्टनायक के मत का सीमा यह है कि वे रस और रसभोग का अंतर स्पष्ट नहीं कर सके, यानी कि रस और रसभोग में क्या अंतर है वो नहीं कर पाए। यानी प्रतीति और जो है भुक्ति का भेद मिथ्या और भोग की जो है स्वरूप की व्याख्या तात्विक नहीं है। यानी कि जो वहाँ पे एक स्पष्ट भेद अंतर बताना था वो चीज़ नहीं कर पाए रस और रसभोग में। ठीक है, जो शायद बाद वाला में हमें पता चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभिनव गुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद, तो देखिए ये वाला आपका कई बार पूछा जाता है। ठीक है, हुबहू कि अभिनव गुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद के बारे में बताइए और रस निष्पत्ति से, इसका लंबा क्वेश्चन में भी आ जाता है और टिप्पणी करने के लिए भी आ जाता है। तो ठीक है, तो अब जैसा भी आए आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि भरत जो है यानी कि भरत मुनि थे, भरत सूत्र के जो है चौथे व्याख्यादाता है कौन, अभिनव गुप्त। ठीक है, इन्होंने दिया कौन सा सिद्धांत, अभिवय जो अभिव्यक्तिवाद। भरत सूत्र की जो अन्य प्रकार में व्याख्या करके रस सिद्धांत का विवेचन किया, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किया। यानी निष्पत्ति का अर्थ इसने क्या बना, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति भी होता है ना कि विचार को हम लोग प्रकट करना, अभिप्रकट करना, उसी को अभिव्यक्ति कहते हैं। क्या फलतः इनके मत को अभिव्यक्तिवाद कहा गया। यानी कि अभिव्यक्तिवाद क्यों क्या है, क्योंकि इन्होंने जो रस सिद्धांत का विवेचन जो अभिव्यक्ति निष्पत्ति का अर्थ तो अभिव्यक्ति मान के किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा कि रस जो है रसास्वादान, यानी रस का जो आप मतलब टेस्ट लेते हैं ना, में रस की जो प्रतीति तो सहृदय या सामाजिक की आत्मा करती है, पर यह प्रतीति व्यक्तिगत नहीं होती। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है निष्पत्ति जो है शब्दों में सामाजिक जो है में रस की जो स्वीकृति दी। अभिनव गुप्त मूलतः व्यक्तिवादी है, यानी कि वो व्यक्तिवादी को ज़्यादा मानते हैं ना, व्यक्ति को ज़्यादा मान देते हैं, पर इन्होंने समष्टिगत रस की परिकल्पना पर भी बल दिया। ठीक है, कुछ सीमाओं के होते हुए भी जो है परिवर्ती भारतीय आचार्यों को अभिनव गुप्त का मत ही प्राय मान ही रहा है। यानी कि जो जितने भी आपने देखा रस निष्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अगर आपको बताना है तो लास्ट में आप घूम फिर के अभिनव गुप्त के आएंगे, और आप देखें कि जितने बारे में बोला था कि संस्कृत आचार्यों के बारे में आप बताइए और रस निष्पत्ति सिद्धांत के बारे में व्याख्या